हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर में। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, हम क्लास 10th विज्ञान 2024 की तैयारी कर रहे हैं। पेपर से पहले तैयार कर लीजिएगा इन सभी प्रश्नों को। ऐसा ही पेपर में आपके छपने वाला है 100%। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, तभी प्रश्नों को आप तैयार कर पाओगे। मैं पूरा पेपर आपको हल सहित कराने वाला हूँ, ठीक है। 100% में पूरा पेपर ये हल कराऊंगा और महत्वपूर्ण आपके प्रश्न है। आपके 70 में से 70 अंक आने से आपका कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि 2024 का ये रामबाण यूट्यूब पर वीडियो होने वाला है। बस इस वीडियो को आप देखकर एग्जाम में चले जाइएगा, कोई भी आपका सवाल जो है इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। पहले नंबर सवाल से सबसे पहले करेंगे हम लोग MCQs, फिर करने वाले हम लोग लघु, फिर उसके बाद करने वाले हैं, उसके बाद क्या करेंगे हम दीर्घ। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हो, एक भी प्रश्न आपका इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं। बोला गया कि Fe2O4 यानी फेरस ऑक्साइड और 2Al यानी एल्यूमिनियम और गिब्स बना आपका Al2O3 + 2Fe। दी गई अभिक्रिया आपकी किस प्रकार की? तो आपको ये अभिक्रिया बतानी है। आपके पास 4 विकल्प दिए हैं: संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो? यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि तो एल्यूमिनियम जो है किसको विस्थापित कर दिया? एल्यूमिनियम ने जो है आपको Fe यानी कि लोहे को क्या कर दिया? हटा दिया। और आपको किसको ले लिया? इसने O2 को अपने साथ में जोड़ लिया। तो इसने क्या कर दिया? फेरस को यानी लोहे को क्या कर दिया? यहाँ पर विस्थापित कर दिया। और कितनी बार विस्थापित किया? एक बार। तो ये कैसी अभिक्रिया है आपकी? तो ये अभिक्रिया आपकी विस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है ये, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। बोला गया है कि विकृत गंधिका को रोका जा सकता है, ठीक है, प्रतिआक्सीकारक मिलाकर, सूर्य के प्रकाश से दूर रखकर, भोजन को फ्रिज में रखकर या उपयुक्त सभी। तो विकृत गंधिका को हम लोग किस प्रकार रोक सकते हैं, ठीक है। विकृत गंधिका क्या होती है? आप जो भी आपकी चीज़ खाने वाली होती है, ठीक है, अगर मान लीजिए तेल को आप लोग बार बार प्रयोग करने से उसके क्या होते हैं, तेल में जो खाने के साथ आप समोसा वगैरह जो भी आप खाते हो, यानी कि वही चीज़ आप बार बार उसी चीज़ में आप बनाते रहते हो, उसके स्वाद और रंग में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार आप देखते हो कि जो चिप्स की थैली होती है, ठीक है, आलू के जो चिप्स की थैली होती है उसमें कौन सी गैस भर देते हैं हम लोग? नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। तो यही बोला गया कि विकृत गंधिका को कैसे रोका जा सकता है। विकृत गंधिका से क्या होता है? आपका जो खाद्य पदार्थ होता है वो खराब हो जाता है, ठीक है। प्रतिआक्सीकारक मिलाकर, सूर्य के प्रकाश से दूर रखकर, भोजन को फ्रिज में रखकर या उपयुक्त सभी। तो आप सभी जानते हो जो विकृत गंधिका को हम रोक सकते हैं वो रख सकते हैं, प्रतिआक्सीकारक हम मिला दें, ठीक है, सूर्य के प्रकाश से हम लोग क्या करें? उसे दूर रखें, भोजन को फ्रिज में रख दें। तो ऑप्शन नंबर ये तीनों सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी आप कर सकते हो। प्रतिआक्सीकारक आप मिला दो और सूर्य के प्रकाश से आप दूर रख दो या भोजन को फ्रिज में आप रखकर विकृत गंधिका को रोक सकते हो, ठीक है। इसके बाद तीसरा नंबर का प्रश्न बोला गया कि लेड नाइट्रेट का सूत्र है। लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए PbNO3, ऑप्शन बी PbNO3 का होल ट्वाइस या ऑप्शन 2 सी PbNO2 का होल ट्वाइस या PbO। तो लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? तो वो होता है आपका PbNO3 का होल ट्वाइस। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए चौथा बोला गया कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान होगा। आपने क्या पढ़ा होगा? अम्ल क्षार नाम का एक चैप्टर पढ़ा होगा। अम्ल क्या होते हैं? जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जल में घोले जाने पर H पॉजिटिव आयन देते हैं। और क्षार क्या होते हैं? ये स्वाद में कड़वे होते हैं और जल में घोले जाने पर OH नेगेटिव आयन देते हैं। और अम्ल क्या करते हैं? अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और क्षार क्या करते हैं? क्षार क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षार होता है आपका इस तरह से होता है, यहाँ पे बीच में होता है 7, ये 0 होता है, यहाँ होता है 14, ठीक है। क्षार आपके कहाँ से आते हैं? 7 से लेकर 14 तक आपके आते हैं क्षार, और 0 से 7 तक आते हैं आपके क्या? अम्ल, ठीक है। तो इसी प्रकार बताना है कि लाल लिटमस को नीला कौन करता है? अभी हमने बताया क्षार करता है। तो क्षार का pH मान कितना होना चाहिए? 7 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो ये 1 है, 2 है, 3 है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। कितना होना चाहिए? 10। तो वो कैसा है? क्षार है। तत्व क्या है आपका? क्षार है। यानी कोई जो विलयन है लाल लिटमस को नीला कर देता है तो वो क्षार है। क्षार की जो pH मान होती है वो 7 से ऊपर होनी चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है, कौन सा है आपका? 10। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। पाँचवा सवाल, पाँचवा बोला गया शुद्ध जल का pH मान होता है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो आप सभी जानते हो शुद्ध जल होता है उसका ना तो कोई रंग होता है, ना कोई रूप होता है, ना ही उसका कोई स्वाद होता है। जल का कोई स्वाद नहीं होता है, ठीक है। तो उसका pH मान कितना होता है? उसका pH मान होता है 7,
ठीक है। 7 पे pH का मान ना तो उसका कोई स्वाद नहीं होता है, ठीक है, कैसा होता है, स्वादहीन होता है, ठीक है ना, तो खट्टा होता है ना, कड़वा होता है। तो शुद्ध जल का pH मान 7 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर तैयार कीजिएगा, ठीक है। अगर 0 है किसी के pH तो कैसा है, अम्लीय। 1 है तब भी अम्लीय है, यानी कि 0 से लेकर आपका कहाँ तक है, 6.9 तक, तो वो अम्लीय होगा। और 7.1 से लेकर आपका 14 तक है, वो होगा आपका क्षारीय, ठीक है। अगर 7 है तो क्या होगा, विद्युत का उदासीन होगा। समझ में आया। चलिए छठा सवाल प्रश्न देखते हैं हम लोग। बोला गया कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है धावन सोडा, बेकिंग सोडा, फिटकरी या व्यंजक चूर्ण। तो क्या करना है आपको, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए कौन सा प्रयोग पदार्थ जो है हम प्रयोग करते हैं, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, फिटकरी या व्यंजक चूर्ण। मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ कि आपको जो है एग्जाम के टाइम आप पूरी वीडियो को देख लेना और आप पेपर में ऐसे ही छाप देना जाके। तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है धावन सोडा या बेकिंग सोडा या फिटकरी, ठीक है। फिटकरी का प्रयोग कब करते हैं, जब हम दाढ़ी वाला जो नाई होता है, जब आपका दाढ़ी बनाता है तो कहीं कहीं पे आपका ब्लेड लग जाता है दाढ़ी में, जिससे ब्लीडिंग होने लगती है, खून बहने लगता है, तो उसके लिए हम फिटकरी का प्रयोग करते हैं। अगर जल को जीवाणु पीने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जीवाणु उसको नष्ट करने के लिए हमें क्या प्रयोग करना चाहिए, व्यंजक चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है आपका कौन सा, व्यंजक चूर्ण, ठीक है। चलिए 7वां प्रश्न बोला गया कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3 इंटू 10H2O, NaHCO3 या NaCl या NH4Cl। तो धावन सोडा का क्या होता है रासायनिक सूत्र, तो आप सभी जानते हो, इसका होता है सोडियम कार्बोनेट और जल के कितने अणु हैं, 10, ठीक है। तो धावन सोडा का कौन सा है आपका, ये हो गया कौन सा, ये सोडियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ये क्या आता है आपका खाने का सोडा, ये होता है नमक, ये होता है आपका नौसादर। ये कौन सा होता है, नौसादर, ठीक है। मैं लिख देता हूँ नाम, जिससे एग्जाम में इसे छोड़कर भी आ जाए तब भी आप याद कर पाओगे। ये होता है खाने वाला सोडा, क्या होता है, खाने वाला सोडा। ये होता है आपका नमक, क्या होता है, नमक। ये होता है धावन सोडा, जिसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। आगे बोला गया खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र है, अभी हमने बताया था खाने का सोडा का सूत्र क्या है, ये सोडियम कार्बोनेट है, ये नमक है और ये नौसादर है, और ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। खाने का सोडे का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, NaHCO3, ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट जिसे हम बोलते हैं। अगर हम इसका रासायनिक नाम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका सोडियम बाई कार्बोनेट, और आम भाषा में जो देहाती भाषाएं बोलेंगे वो क्या बोलेंगे हम लोग, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। चलिए 9वां प्रश्न बोला गया निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया कर लेती है। कौन सी धातु है जो आपकी जल के साथ सामान्य ताप पर भी अभिक्रिया कर लेती है, कापर, आयरन, मैग्नीशियम या सोडियम। कौन सी है आपकी धातु, देखो धातु आपकी फर्स्ट और सेकंड वाली होती हैं, फर्स्ट वर्ग और सेकंड वर्ग वाली, ठीक है। तो आपकी क्या हो जाएगी, धातु जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया कर लेती है, वो है आपकी सोडियम। देखो कौन सी होगी, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, पोटेशियम हो गया, ठीक है, ये सब होती हैं आपकी क्या धातु। तो कौन सी धातु है जो जल के साथ समान ताप पर अभिक्रिया कर लेती है, वो है आपकी सोडियम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 10वां प्रश्न बोला गया कि निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है, यानी कि क्या करती है, कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है, तांबा, सोना, पोटेशियम या एल्यूमिनियम। तो कौन सी धातु है जो ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है, देखो तांबा तो रिएक्शन करता नहीं, ना सोना करता, ना एल्यूमिनियम। तो कौन है आपका, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी कौन सा, पोटेशियम। पोटेशियम जो है ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है। इसके बाद 11वां प्रश्न बोला गया निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती, Fe, Cu या मैग्नीशियम। कौन सी धातु जो है अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है, तो वो आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका सी, कापर आपकी जो है अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती, क्योंकि ये विद्युत रासायनिक श्रेणी यानी सक्रियता श्रेणी में कापर सबसे नीचे आता है, Fe, और Mg से नीचे आता है, इसीलिए जो है ये हाइड्रोजन अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाती है, ठीक है। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं हम। बोला गया कापर तांबा का अयस्क है, बॉक्साइड, मेलेकाइट, कार्नेलाइट या सिडेराइट। तो कापर तांबा का अयस्क कौन है, बॉक्साइड या एल्यूमिनियम का होता है, कार्नेलाइट, ठीक है, ये पीवी का होता है, सिडेराइट नमक का होता है। तो एक ही बचा आपका क्या, मेलेकाइट। कापर का जो अयस्क होता है वो होता है आपका मेलेकाइट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। 12वां बोला गया निम्नलिखित में सजातीय युग्म है। सजातीय युग्म का मतलब है इसमें CH2 का अंतर कितना होना चाहिए,
CH2 का अंतर होना चाहिए आपका 2 का। किसके अंतर होना चाहिए? 2 का। CH4 तथा C2H4 इसमें 2 का अंतर है? बिल्कुल नहीं, 1 का अंतर है, क्योंकि C कितना है? 1 या 2 है, तो इनमें घटाओगे तो 1 का आएगा। CH3OH और CH3OH इसमें बिल्कुल अंतर नहीं है। HCHO तथा CH3 क्या है? CH3CHO, बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे C कितना है? 1, यहाँ C देखो 2 है, बिल्कुल अंतर है ना CH2 का। C का 1 का अंतर है। देखो C यहाँ पे कितने हैं? 1 2। C कितने यहाँ पे? देखो 1 2, यहाँ पे कितना? 1। यहाँ हाइड्रोजन देखो 3 और 4, यहाँ हाइड्रोजन कितने? 2 2 हैं। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ कितने? 4 4 में से 2 गए, कितना आ गया? 2। और कार्बन कितना आ गया? 3। यहाँ कार्बन कितना? 1 2, यानी 2 में से 1 क्या है तो कितना बचेगा? 1। कितने का अंतर आ गया आपका? 2 का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सजातीय युग्म क्या होते हैं? जिसमें CH2 का अंतर कितना होता है? 2 होता है, तो वही कहलाता है आपका सजातीय युग्म। ठीक है, इसके बाद 13वां प्रश्न बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में अल्कोहलीय समूह उपस्थित है? अल्कोहलीय क्या होता है? OH। OH समूह किसमें उपस्थित है ये हमें बताना है। देखो CH3C इसमें डबल OH है, तो ये भी नहीं होगा। CH3CH2OH इसमें देखते हैं बाद में। C6H5OH, ठीक है। इसके बाद ये HOH, ठीक है। देखो किसमें अल्कोहलीय समूह उपस्थित है? अल्कोहलीय ये तो होता है बेंजीन में, बेंजीन क्रिया है, और ये क्या है आपका? जल है। लेकिन पहुंचा क्या यौगिक? तो यौगिक कौन सा है आपका? यौगिक है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर है। ये क्या है आपका? एथिल अल्कोहल। ठीक है, चलिए ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है। ब्यूटेनॉन का क्रियात्मक समूह क्या होता है? तो आप सभी जानते हो इस तरह से होगा आपका। तो किसमें है? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह क्या है? C डबल बॉन्ड O। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न बोला गया एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल का एसिटिक अम्ल तो हो नहीं सकता। एथेनोइक अम्ल CH3 या प्रोपोनोइक अम्ल या मेथनोइक अम्ल। देखो एसिटिक अम्ल होता है क्या? पहले फार्मूला आप पता कर लो। क्या होता है एसिटिक अम्ल का फार्मूला? CH3C डबल OH। कितने कार्बन है? 1 2। 2 कार्बन वाले को बोलते हैं हम लोग एथ, और CHO वाले को बोलते हैं क्या? एक सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा आपका एन। और C डबल OH का क्या लगाते हैं? ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। तो क्या हो जाएगा आपका? एथेनोइक अम्ल। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा आपका? एथेनोइक अम्ल हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह कौन सा है? देखो जहाँ पे नल की बात आ जाए, नल मतलब अल की बात आ जाए, वहाँ पे आपका क्रियात्मक समूह क्या होना चाहिए? CHO। CHO किस में है? तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है आपका CHO। ठीक है, पेपर में आता है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। बोला गया कि पाचन के दौरान उत्पन्न जठररस की pH होती है 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर या आपकी 0 के बराबर। तो पाचन के दौरान जठररस की pH मान कितनी होती है? तो वो होती है, देखो जठररस कैसा होता है? अम्लीय। तो उसकी जो pH मान होगी वो क्या होनी चाहिए? 7 से कम होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग अपना थोड़ा दिमाग भी चला लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद बोला गया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या फार्मूला होता है? तो वो होता है आपका H2SO4। आपसे हाइड्रोजन परमाणु संख्या पूछिए कितनी है आपकी? 2। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नौसादर का रासायनिक सूत्र है, अभी हमने बताया था पीछे। नौसादर का रासायनिक सूत्र क्या होता है आपका? NH4Cl। ये सोडियम कार्बोनेट होता है यानी धावन सोडा, ये नमक होता है, ये सोडियम सल्फेट होता है। ठीक है, क्षार धातु हैं BaMgCa यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम या कॉपर, सिल्वर और क्या होता है? ये गोल्ड। ठीक है, इनमें कौन सी आपकी क्षार धातुएं? क्षार धातुएं आपकी आती हैं सेकंड वर्ग वाली। ठीक है, तो कौन सी हो जाएंगी आपकी क्षार धातुएं? तो क्षार धातुएं हो जाएंगी पहले समूह की, कौन सी? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये होती हैं आपकी क्षार धातुएं, और ये कौन सी होती हैं आपकी? मृदा क्षारीय धातु। तो सबसे पहले वरीयता आपको फर्स्ट वाले को देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। इसके बाद पीतल है, उपधातु, अधातु, यौगिक या मिश्रण। तो ये किसमें का बताएं कि पीतल क्या उपधातु है, अधातु है, यौगिक या मिश्र धातु है? तो आप सभी जानते हो जो पीतल है वो क्या है आपकी? मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है, अधातु जो द्रव अवस्था में होती है, क्लोरीन,
फ्लोरीन, आयोडीन या ब्रोमीन। कौन सी धातु है जो आपकी द्रव अवस्था में रहती है? तो वो है आपकी कौन सी? ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 23 प्रश्न बोला गया कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? लिथियम, ब्रोमियम, सोडियम या आपकी मरकरी। तो कौन सी धातु है आपकी? वो है आपकी ब्रोमियम। ब्रोमियम का क्या होता है? Br, मरकरी का होता है Hg, लिथियम का होता है Li, सोडियम का होता है Na, क्लोरीन का होता है Cl, आयोडीन का होता है I, फ्लोरीन का होता है F और ब्रोमीन का होता है Br। ठीक है, ये सब आप याद रखोगे किसका प्रतीक कौन सा होता है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लोग शेयर भी करो और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग 24 नंबर के प्रश्न पर। 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी की भूप्रपटी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत पे सबसे पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है, सोडियम है, कार्बन या चांदी। ऑक्सीजन का क्या होता है? O2, सोडियम का होता है आपका Na, कार्बन का होता है C और चांदी का होता है Ag। मैं इसलिए लिख रहा हूँ कभी कभी ये ना दे के आपको इस तरह से प्रतीक भी दे सकता है। तो कौन सा है आपका पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व? तो वो है आपका ऑक्सीजन। कौन सा है? ऑक्सीजन, O2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 25 बोला गया कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग लाई जा सकती है। क्या मेथेन, ब्यूटेन या एथिलीन या क्लोरीन? ठीक है, मेथेन का क्या होता है आपका CH4, ब्यूटेन का क्या होता है आपका ब्यूटेन, मेथेन, प्रोब्यूट, 4 होते हैं। ठीक है, इसमें 4 कार्बन होते हैं। एथिलीन या क्लोरीन, क्लोरीन का क्या होता है Cl, एथिलीन का होता है C2H2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका C4H8 शायद हो जाएगा, C4 और H8। ठीक है, इसको चेक कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो क्या है आपका कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग लाई जाती है? बोला जाती है आपकी एथिलीन। कौन सी? एथिलीन। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। कार्बन का अपर रूप है हीरा, ग्रेफाइट, संगमरमर या कोयला। तो कार्बन का अपर रूप नहीं है। कौन नहीं है? तो ये आपको बताना है। ठीक है, कार्बन का अपर रूप कौन नहीं है? देखो, हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है, कोयला है, लेकिन एक चीज़ नहीं है, वो क्या है आपकी? संगमरमर। जो संगमरमर जो है वो कार्बन का अपर रूप नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, बताइए कौन है? ठीक है, कौन है आपका? ठीक है, कौन है आपका बताइए? ठीक है, कौन है आपका बताइए प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव? तो प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव है आपका कौन? मेथेन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। मेथेन का क्या होता है? CH4। ठीक है, प्रोपेन लिखना, मैथ प्रोप। ठीक है, इस तरह से आप जोड़ोगे, यहाँ पे आज H इतने लगा दोगे, ऐसे करके आप लगाओगे। ठीक है, इस तरह से आप लगाओगे। H कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। कितनी H हो गए आपके? यहाँ पे 8। क्या हो जाएगा? C3H8। ये हो गया आपका प्रोपेन। ब्यूटेन, देखो ब्यूटेन एक बार मैंने आपको गलत बताया शायद। ब्यूटेन में 1 2 3 4, इस तरह से आप लगाओगे। यहाँ पे कितने? 3। यहाँ कितने लगाओगे? 3। यहाँ लगाओगे 2, यहाँ लगाओगे भी 2 और यहाँ लगाओगे आप कितने? 3। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना हो जाएगा आपका? ये 10, यानी कि क्या हो जाएगा? C4H10। तो कितना होगा? यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ हो जाएगा C4H10। ठीक है, ऐसे करके आप कर सकते हो आसानी से। एथेन, मेथेन, 1 कार्बन 2 कार्बन। ठीक है, यहाँ H लगाओ, यहाँ H लगाओ, यहाँ H लगा दो, यहाँ H और यहाँ भी H। एथेन में क्या हो जाएगा? C2H6। कितना हो जाएगा? C2H6। तो प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव क्या है आपका? मेथेन। याद रखेंगे। ठीक है, एक अल्कोहल अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। एक अल्कोहल अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? जल अपघटन, साबुनीकरण, हाइड्रोजनीकरण या केसरीकरण। तो एक अल्कोहल अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया कहलाती है आपकी एस्टरीकरण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। कार्बन परमाणु की संख्या है, तो कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? कार्बन पे कितने होते हैं आपके? कार्बन की परमाणु क्रमांक होता है 6। संख्या कितनी है? 2, 4। कितनी है आपकी? ऑप्शन नंबर जो आपका बी है बिल्कुल 4 है। कितनी है कार्बन परमाणु की संख्या? परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉन की संख्या कितनी है आपकी? 4। ठीक है, बोला गया एल्काइन का सामान्य सूत्र है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n प्लस 2 Cn प्लस 2 H2n। तो आपको बताना एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है आपका CnH2n-2। ठीक है, ये होता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो चलिए 30वां प्रश्न हमने कर लिया। अब हम बढ़ते हैं 31वें नंबर प्रश्न की तरफ।
बोला गया है कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में या वृद्धि में। तो जो आपका हीमोग्लोबिन है वो महत्वपूर्ण भूमिका किस में निभाता है? निभाता है आपका वो उस श्वसन में। ठीक है, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? आपका खून में। ठीक है, इसी के कारण खून का रंग क्या होता है? लाल होता है। इसके बाद मनुष्य में वक्र तंत्र एक भाग है जो संबंधित है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन या परिवहन। वक्र क्या है? वक्र आपका कैसा अंग है? उत्सर्जन अंग है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी? जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन या ऑक्सीजन का वहन। तो पादप जो है पादपों में जाइलम उत्तरदायी है आपके जल के वहन के लिए। ठीक है, जल के वहन के लिए। और फ्लोएम होता है किसके लिए? भोजन के लिए। ठीक है, जाइलम की जगह अगर जब फ्लोएम तो लिखोगे भोजन के वहन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या उपरोक्त सभी। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है कि सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखो, सुपोषी पोषण जो कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की उपस्थिति में जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वही कहलाते हैं आपके सुपोषी। सुपोषी के लिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी। इसके बाद 35 नंबर प्रश्न बोला गया पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। तो अभी बताया था हमने पौधों में भोजन का निर्माण किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। जाइलम के द्वारा क्या होता है? जल का वहन। ठीक है, इसके बाद ठीक है 36 बोला गया मूत्र निर्माण होता है वक्र में, यकृत में, प्लीहा में या हृदय में। ठीक है, तो मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, यूरिन का निर्माण कहाँ होता है? तो वो होता है आपका वक्र में। कहाँ होता है? वक्र में। याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। ठीक है, 36 हो गए। अब हम चलते हैं 37वें नंबर प्रश्न की ओर। बोला गया है कि अग्नाशय रस किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन, प्रोटीन में वसा, प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। तो अग्नाशय रस किसके पाचन में सहायक होता है? तो बताइएगा आप लोग सही आंसर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। ठीक है, तो अग्नाशय रस क्या करता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, पेप्सिन है, वसा, एंजाइम, हार्मोन या विटामिन। ठीक है, तो बताना पेप्सिन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये छोटे छोटे प्रश्न बहुत आते हैं और एग्जाम में आपको गलत कराते हो, तो आप लोगों को एक भी प्रश्न अब गलत नहीं करना है। तो पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन एक विटामिन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। पित्तरस स्रावित होता है अग्नाशय से, यकृत से, अमाशय से या छोटी आंत से। तो पित्तरस स्रावित कहाँ से होता है? तो आप सभी जानते हो वो होता है आपका यकृत से। यकृत से जो है पित्तरस क्या होता है? स्रावित होता है। इसके बाद आर नाल की सी आकार की संरचना है, अमाशय, ग्रहणी, श्वासनाल या किन्वरूप परिशेषिका। तो बताइएगा क्या है? आर नाल सी के आकार की संरचना क्या है? देखो, अमाशय होता नहीं, अमाशय पेट तो होता नहीं, श्वासनाल भी नहीं होती है, किन्वरूप परिशेषिका भी नहीं होती। तो एक ही बची आपकी क्या? ग्रहणी। ग्रहणी जो है आपके सी आकार की होती है। ठीक है, 41% मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है त्वचा, फेफड़े, आहार नाल या वक्र। तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? तो प्रमुख उत्सर्जी अंग आप सभी जानते हो क्या है? आपका वक्र। क्या है? वक्र। इसके बाद शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, सिराएं, महाशिरा, दायानिलय या महाधमनी। जो शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है वो ले जाती है आपकी महाधमनी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। 43 विटामिन सी का अच्छा स्रोत है अंडा, मछली, गेहूं या संतरा। तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? तो आपको बताना है क्या है? अंडा, मछली, गेहूं या संतरा। तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत है वो है आपका संतरा। जो खट्टे होते हैं वो विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर आपका इसका जो है डी बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं हम लोग 44 नंबर प्रश्न की तरफ। सारे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते चलिएगा जिससे आपके दोस्त भी पास हो सकें अच्छे से और 70 में से 70 नंबर ला सकें। ठीक है, चलिए 44 प्रश्न की तरफ चलते हैं। बोला गया पौधों में पत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। ये मैंने बहुत बार बताया, ये पेपर में बहुत बार आया है इसलिए मैं बार बार इस प्रश्न को ले रहा हूँ। ठीक है, पौधों में पत्तियों से बने हुए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? आपका फ्लोएम के द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा जल का होता है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, 45 मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियों की संख्या है, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी या 4 जोड़ी। तो आप सभी जानते हो मनुष्य के मुख में जो लार की संख्या होती है वो होती है आपकी 3 जोड़ी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल
सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। 46 क्रमरूपी परिशेषी का भाग है, क्षुद्रांत का, बृहदांत का, सीकम का या कोलम का। तो क्रमरूपी परिशेषी का भाग है किसका? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। किसका है? आपका सीकम का। ठीक है। फेफड़ों पल्लोमणि शिरा शुद्ध रक्त लाता है, यानी फेफड़े को बोलते हैं हम लोग पल्मोनरी शिरा से शुद्ध रक्त आता है, दाहिने अलिंद से बाएं अलिंद में, दाएं निलय में या दाहिने निलय में। तो कहाँ से आता है शुद्ध रक्त? तो वो आता है बाएं अलिंद में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। इसके बाद जल में घुलनशील होता है, कौन सी जल में? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन सी। तो आपकी जल में घुलनशील कौन सी होती है? तो वो होती है आपकी विटामिन सी। और क्या होती है? आपकी बी। ठीक है। विटामिन बी सी जल में घुलनशील है, और वसा में घुलनशील विटामिन आपकी ए के डी ई। ठीक है, याद रखिएगा। मानव वक्र का कार्य होता है श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण, हार्मोन संश्लेषण या उत्सर्जन। ठीक है। मानव वक्र का कार्य क्या होता है? तो ये आपको बताना है। श्वसन में होता है, प्रोटीन संश्लेषण में होता है या उत्सर्जन में होता है। ठीक है। तो ये आपको बताना है। ठीक है। मानव वक्र का कार्य होता है। चलिए तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मानव वक्र का कार्य मैंने अभी बताया था, वो बताया था किसमें? उत्सर्जन में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। चलिए आगे, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है 4। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 50 सवाल कर लिए, अभी भी आपके 50 और प्रश्न बचे हुए हैं। ठीक है, फटाफट करते हैं उनको भी। चलिए देखते हैं 51 प्रश्न। बोला गया सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल या इनमें से सभी। तो सुपोषी पोषण के लिए इनमें से सभी। ठीक है, सभी चीज़ें क्या होनी चाहिए? आवश्यक होना। क्लोरोफिल भी होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी होना चाहिए। ठीक है। 52 वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है, जनन, उत्सर्जन, पाचन या परिसंचरण। तो बताइएगा भाई कौन सा जैव प्रक्रम है जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का शरीर से निष्कासन होता है? किस? ठीक है, तो कौन सा जैव प्रक्रम है किसके द्वारा? तो वो होता है आपका उत्सर्जन के द्वारा। ठीक है। चलिए आगे, स्वस्थ मनुष्य में समान रक्तचाप होता है, बीपी होता है, कितना होता है? 140/90 mmHg या 140/100 mmHg या 120/80 Hg mmHg या 150/85 mmHg। ये होता है आपका mm और प्रति Hg ये होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। कितना होना चाहिए मनुष्य का समान रक्तचाप? 120/80 mmHg। इसके बाद 54 सवाल बोला गया जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं छोटी आंत में, अमाशय में, अग्नाशय में या बड़ी आंत में। तो जठर ग्रंथियाँ उपस्थित किस में होती हैं? तो वो होती हैं आपकी अमाशय में। अमाशय मतलब कहाँ होती हैं? आपकी पेट में। 55 प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है? यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है उसके दौरान क्या संश्लेषित नहीं होता है? ऑक्सीजन, CO2, जल या ग्लूकोज। तो क्या नहीं संश्लेषित होता है? देखो ऑक्सीजन भी होती है, CO2 भी होता है, जल भी होता है, तो एक ही चीज़ नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी क्या? ग्लूकोज। ठीक है। 56 नंबर प्रश्न बोला गया कि पित्तरस का संश्लेषण होता है पित्ताशय में, यकृत में, वक्र में या अमाशय में। तो पित्तरस का संश्लेषण कहाँ होता है? तो वो होता है आपका वक्र में। कहाँ होता है? वक्र। ठीक है। इसकी संख्या हमारे कितनी होती है? 2। ठीक है। 56 प्रश्न तक हमने कर लिए हैं। अब चलते हैं 57 प्रश्न की तरफ। बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है? कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऑक्सीजन, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन। हमने देखा था प्रकाश संश्लेषण क्रिया में केवल जल और कार्बन डाइऑक्साइड का ही जो जोड़ा था वो लिया था। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है घेंगा रोग, रतौंधी, स्कर्वी या बेरी। रतौंधी होता है ए की कमी से, बेरी होता है बी की कमी से, स्कर्वी होता है सी की कमी से। तो एक ही बचा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है आपका घेंगा रोग जो आपके गले में होता है। ठीक है। 59 मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रित रखता है? पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, डायनसिफेनाल या इनमें से कोई नहीं। देखो मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रित करता है? देखो वैसे तो हाइपोथैलेमस भी है, लेकिन डायनसिफेनाल भी है। तो आपको याद रखना, अगर हाइपोथैलेमस दिया है या डायनसिफेनाल दिया, इन दोनों दिए हैं, तो आपको ऑप्शन नंबर सी ही लगाना
पड़ेगा। वैसे ये भी सही है, अगर ये ना होता तो ये वाला आपका सही हो जाता। ठीक है, चलिए 60% बोला गया मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, डायंसेफेनाल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित है? तो वो है आपका सेरिब्रम। कौन सा है आपका? सेरिब्रम। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 61 बोला गया कि सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है 1000 से 1100 ग्राम, 1300 से 1400 ग्राम, 900 से 1000 ग्राम या 1600 से 1800 ग्राम। कहते हैं ये नहीं कि लोग कहते हैं कि अपनी जो 1200 से 1300 1400 ग्राम का जो मस्तिष्क है, दिमाग है, इसका ज़्यादा यूज कर लिया करो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1300 से 1400 ग्राम। मेडुला ऑब्लांगेटा नियंत्रित करता है ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया या सभी दैनिक क्रियाएं। तो मेडुला ऑब्लांगेटा जो है नियंत्रित किसको करता है? ये ऐच्छिक क्रियाएं जो हमारी इच्छा के अनुसार होती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती हैं, जैसे छींक आना, ठीक है, ये सब बाथरूम वगैरह। प्रतिवर्ती क्रिया या सभी दैहिक क्रियाएं। तो मेडुला ऑब्लांगेटा नियंत्रित करता है हमारी अनैच्छिक क्रियाओं को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, 65 तक कर लिए। अब चलते हैं हम लोग 63 मिनट में प्रश्न की तरफ। बोला गया कि मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है। जो मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु रज्जु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 15 जोड़े, 31 जोड़े, 21 जोड़े या अनिश्चित। तो आप सभी जानते हैं मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है आपकी 31 जोड़े। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। पुरुष के वृषण द्वारा स्त्रावित हार्मोन का नाम। ठीक है, पुरुष के जो वृषण में स्त्रावित हार्मोन्स होता है उसमें आपकी 2 नलिकाएं होती हैं। उसमें कौन सा हार्मोन होता है? एड्रेनलिन, इंसुलिन, टेस्टिरोन तथा एस्ट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, जो मनुष्य में केवल नर और नर में आपका 2 ही हार्मोन रिलीज होते हैं, वो होते हैं आपके टेस्टोस्टेरोन या एंडोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? इंसुलिन, गैस्ट्रिन, रिलैक्सिन या एस्ट्रोजन। तो किस हार्मोन की कमी से आपका मधुमेह रोग हो जाता है? तो वो हो जाता है आपका इंसुलिन की कमी से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 66% पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क के अधर तल में, मस्तिष्क के पृष्ठतल पर, मस्तिष्क के पृष्ठतल पर, सेरिबेलम पर या सेरिब्रम पर। तो अब याद रखना, पीयूष ग्रंथि होती है वो हमेशा आपके मस्तिष्क के अधर तल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है? साइटोकाइनिन, ऑक्सीन, एस्पार्टिक अम्ल या एथिलीन। एथिलीन का प्रयोग करते हैं फलों को पकाने में, ऑक्सीन पौधों को वृद्धि करता है और साइटोकिनिन क्या होता है? कोशिका का विभाजन करता है। कैसे? जैसे आपका पौधा होता है उसमें नई कलियां निकल आती हैं, तो वो किसका काम होता है? आपके साइटोकाइनिन हार्मोन का। ठीक है, हार्मोन क्या है? प्रोटीन, अमीनो अम्ल, साधारण कार्बोनेट या जटिल कार्बोनेट। तो आप सभी जानते हो हार्मोन क्या है? हार्मोन है आपका प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 69वां निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? फेरोमोन, जिब्रेलिन, हिपेरिन या इंसुलिन। तो आपका कौन सा पादप हार्मोन है? तो वो है आपका जिब्रेलिन। जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एस्पार्टिक, एथिलीन या ऑक्सीन, ये सब आपके क्या होते हैं? पादप हार्मोन होते हैं। ठीक है, तो 69 सवाल कर लिया। चलिए हम चलते हैं 70वें प्रश्न की तरफ। 70 बोला गया मनुष्य उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन के लिए या इनमें से सभी। तो जो है क्या होना चाहिए आपका? मस्तिष्क उत्तरदायी है। देखो सोचता भी मनुष्य है, हृदय का स्पंदन भी है, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मादा लिंग हार्मोन है एड्रोजन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। तो मादा हार्मोन कौन सा है आपका? तो वो है आपका एस्ट्रोजेन। कौन सा है? एस्ट्रोजेन। ऑप्शन नंबर सी। 72% बोला गया निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि बाह्य एवं अंतरास्रावी दोनों है, यानी कि जो बाहर की भी ओर होती है अंदर की ओर? प्यूटरी, थाइलम, थायराइड या अग्नाशय। तो कौन सी ग्रंथि है जो दोनों होती हैं? तो वो होती है आपकी अग्नाशय। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए मास्टर ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या पीनियल ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि वो है आपकी पीयूष ग्रंथि। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। 74वां प्रश्न उस हार्मोन का नाम लिखिए जिसका उपयोग बिना निषेचन के बीज रहित यानी बिना बीज वाला फल प्राप्त करने में किया जाता है। एथिलीन, जिब्रेलिन, ऑक्सीन या इनमें से कोई नहीं। तो उस हार्मोन का नाम क्या है जिनका जो है बीज बिना निषेचन के, बिना जल के, तो बिना जो है जन्म के, तो वो होता है आपका जिब्रेलिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। 75 बोला गया इंसुलिन हार्मोन स्त्रावित होता है पीनियल ग्रंथि द्वारा
थायराइड ग्रंथि द्वारा, अग्नाशय द्वारा या पीयूष ग्रंथि द्वारा। तो इंसुलिन हार्मोन स्थापित होता है किसके द्वारा होता है, तो वो होता है आपका अग्नाशय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में कौन सा केवल जंतु में पाया जाता है, श्वसन, तंत्रिका तंत्र, हार्मोन या वृद्धि। तो आप सभी जानते हो केवल और केवल जंतु में पाया जाता है आपका तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% यही देखने को मिलेगा। अगर आप 70 में से 70 चाहते हो तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं हम लोग अब 77 प्रश्न की तरफ। बोला गया है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, मीबा, यीस्ट, प्लाज्मोडियम या लेशमानिया। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसके द्वारा होता है, तो यीस्ट के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, डिम्बवाहिनी या शुक्राणु, शुक्रवाहिका। तो मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है तो वो है आपका शुक्रवाहिका। ये क्या होती है, मनुष्य में होती है। अंडाणु क्या होते हैं, नर में मादा में होते हैं। गर्भाशय भी मादा में होता है, डिम्बवाहिनी भी मादा में होती है। मादा मतलब औरत, औरत मतलब लेडीज। ठीक है, शुक्रवाहिका कहाँ होती है, पुरुष में होती है। ठीक है, इसके बाद पराग कोश में होते हैं बाह्यदल, अंडाशय, अंडक या परागकण। तो पराग कोश में होते हैं तो क्या होते हैं आपके परागकण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, पुकेसर, बततिका, अंडाशय या बीजांड। ठीक है, तो निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग जो है फल में बदल जाता है, तो वो बदल जाता है आपका अंडाशय। कौन सा, जो अंडा होता है फिर बाद में वो बन जाता है अंडाशय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। द्विनिषेचन पाया जाता है, यानी जिसमें दो डबल बार निषेचन होता है सभी बीजों में, आवर्त बीजी पादप, अनावर्त बीजी पादप का सभी पादपों में। तो द्विनिषेचन पाया जाता है आपका इम्पोर्टेंट है, तैयार कर लेना। आवर्त बीजी पादप में, किस में पाया जाता है, आवर्त बीजी पादप में। पुष्प में कितने भाग होते हैं, 3, 4, 5, 6। तो पुष्प में कितने भाग होते हैं, पुष्प में होते हैं आपके 4 भाग। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए चलते हैं हम लोग 83 प्रश्न की तरफ। 83 कह रहा है कि मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। मादा लिंग हार्मोन एंड्रोजन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। तो हमने बताया था मादा लिंग हार्मोन आपका कहलाता है एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। परिवार नियोजन की स्थायी विधि है, गर्भ निरोधक गोलियां, निरोध का प्रयोग, वैक्सीटोमी या गर्भ का समाज है। स्थायी विधि यानी परमानेंट, एक बार आपने वो करवा लिया, ठीक है, तो दोबारा आप बच्चे को जन्म नहीं दे पाओगे, तो उसके द्वारा होता है आपका वैक्सीटोमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आनुवंशिकता के जनक है चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मांडल, ह्यूगो डे व्रीज या हरगोविंद खुराना। तो आनुवंशिकता के जनक है यहाँ पे ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। जीन पाए जाते हैं कोशिका में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गुणसूत्रों में। तो जीन आपके हमेशा पाए जाते हैं गुणसूत्रों में। किस में पाए जाते हैं, गुणसूत्रों में। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23। ठीक है, 23 जोड़े। ठीक है, और मादा में भी कितने होते हैं, 23 जोड़े। ठीक है, और बच्चे को जन्म देने के लिए केवल आपका एक ही जोड़ा काम करता है, इन दोनों के एक एक मिल के। ठीक है, अगर एक्स है तो लड़की, समझ में आ गया, और एक्स वाई है तो क्या हो जाएगा आपका लड़का। ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि लड़की का क्या सीन होता है, देखो एक्स होते हैं आपके किस में, लड़की में। ठीक है, और एक्स वाई होती हैं आपके किस में, लड़के में। अगर एक्स मिलेगा तो 100% लड़की होगी, और एक्स वाई मिलेगा तो 100% क्या होगा, लड़का होगा। ठीक है, चलिए 87 आनुवंशिकता शब्द किसने दिया, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल ने या वाटसन एवं क्रिक ने। तो 87 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आनुवंशिकता शब्द किसने रचा, तो वो रचा था आपके ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इसके बाद 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। तो वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको, 20। तो आर हो गई आपकी क्या, -20 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है माइनस में। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध होता है, यह बराबर क्या होता है, R/2। ठीक है, तो यह बराबर क्या हो जाएगा, -20/2 क्या हो जाएगा, 10। तो -10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बोला गया प्रकाश का वेग निम्न में सबसे अधिक होगा, वायु, जल, कांच या निर्वात। तो प्रकाश का जो वेग होगा, तो 89 में सवाल का आंसर,
तो सबसे अधिक होगा वो होगा आपके निर्वात में। ठीक है, निर्वात मतलब शांत वातावरण हो, कुछ भी ना चल रहा हो। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 90% बोला गया समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो हमने इसमें कमेंट में भी पिन किया था, आप लोगों ने बहुत ही सही आंसर दिया था, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है हरे रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए, लाल रंग के लिए या पीले रंग के लिए। ठीक, बताइए ऑप्शन नंबर 91% का कौन सा ऑप्शन नंबर सही है। तो कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम किसके लिए होता है, तो वो होता है आपके बैंगनी रंग के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी, यानी क्षमता दे रखी है क्या, पी दे रखी है 2 डायोप्टर, और यह बराबर क्या हो जाएगा, फोकस दूरी 1/, क्या हो जाएगी, पी, यानी सेंटीमीटर में तो क्या लिखोगे 100, यहाँ कितना हो जाएगा, पी की जगह क्या लिखोगे, तो यह बराबर हो जाएगा 100/2, कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है 92 का। ठीक है, 93 सवाल, किसी वस्तु का किसी ये लिखा है किसी, यहाँ पे होगी वस्तु का। ठीक है, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा या अवतल लेंस द्वारा। तो हमने पढ़ा था किसी वस्तु का जो आभासी बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है वो बनता है आपके अवतल दर्पण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। 94 नंबर बोला गया समतल दर्पण का आवर्धन होता है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, कितना होता है, वो होता है आपका समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 95 बोला गया है स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है अनंत पर 35 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर पर या 25 सेंटीमीटर पर। तो स्वस्थ नेत्रों का निकट बिंदु होता है आपका 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेत्र लेंस होता है अभिसारी, अपसारी, अभिसारी, अपसारी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेत्र लेंस हमेशा होता है आपका अपसारी। ठीक है, 97% मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, रेटिना पर, रेटिना से आगे, रेटिना के पीछे या अनंत पर। तो 97 का राइट आंसर क्या होने वाला है आपका, रेटिना। तो मनुष्य के स्वस्थ नेत्र का प्रतिबिंब बनता है आपका रेटिना पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो 98 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बोला गया कि स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु होता है, स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु होता है 25 सेंटीमीटर पर, 50 सेंटीमीटर पर, 100 सेंटीमीटर दूरी पर या अनंत पर। स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु कहाँ पर होता है, तो वो होता है आपका, कहाँ पर होता है बताइएगा। ठीक है, कहाँ पर होता है, अनंत पर होता है आपका दूरबिंदु। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है उत्तल लेंस, अनुत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या अवतल लेंस। देखो दर्पण तो हो नहीं सकता, आँख में आपका दर्पण नहीं होता है, लेंस होता है। देखो निकट एक होता है, निकट एक होता है दूर। जिसमें ज़्यादा अक्षर हैं, ज़्यादा के लिए आप करोगे अवतल, दूर के लिए करोगे कम अक्षर वाला उत्तल। तो निकट वाले पूछिए, निकट के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करोगे आप लोग, अवतल लेंस प्रयोग करने वाले हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है 99 का। 100 नंबर प्रश्न हमारा हैट्रिक लगने वाली है, हैट्रिक लग चुकी है। प्रकाश के किस रंग का प्रकाश सबसे कम होता है, नीला, हरा, बैंगनी, लाल। तो प्रकाश के किस रंग का प्रकाश सबसे कम होता है, तो वो होता है आपका लाल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। 101 श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है लाल, बैंगनी, पीला या हरा। तो सर्वाधिक विचलन किसका होता है, तो आप सभी जानते हो होता है बैंगनी रंग का। किसका होता है आपका, बैंगनी रंग का जो है सर्वाधिक विचलन होता है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक है 102, बहुत बार आया है ओम, ओम प्रति सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर या वोल्ट। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक है, ओम सेंटीमीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक किसका होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का। ठीक है, वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का। सारी चीज़ें याद रखना, ये किसी का नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद परिवर्तन में विद्युत शक्ति को दर्शाता है, P बराबर I² या IR² या V²/R। तो विद्युत शक्ति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो कौन सा विद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है, यहाँ क्या लिखो, नहीं करता है। ठीक है, देखो I² भी होता है, ठीक है, VI भी होता है और V²/R भी होता है। तो एक ही नहीं होता, वो है आपका IR²। ये जो है विद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी, कितनी होती है 1 किलोवाट घंटा में, तो आप सभी जानते हो 1 किलो में होती हैं 1000 और 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और कितने हो 60 सेकेंड। तो छछंग कितने हो जाएंगे 36, 1 2 3 4 5 जीरो, 5 जीरो लग गए, यहाँ पे पॉइंट लगाओगे कितना हो जाएगा 6 के बाद है, तो कितना हो जाएगा 3.6, 10 की पावर कितने हो जाएंगे आपके 6। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल
सही आंसर है। ठीक है, कितना हो जाएगा 3.6 10⁻6 जूल। विद्युत शक्ति का मात्रक है वोल्ट, वाट, एम्पियर या ओम। वोल्ट किसका है, अभी बताया था, विभवांतर का है। ठीक है, वाट किसका है, ये शक्ति का है। ओम किसका है, प्रतिरोध का है। ठीक है, और एम्पियर किसका है, विद्युत धारा का है। ठीक है, कुछ भी आ जाए आप आसानी से सवाल का जवाब दे पाओगे। ठीक है, 105। अब चलते हैं 106 प्रश्न की 106 बोला गया मानव शरीर के किस अंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो किस अंग में चुंबकीय क्षेत्र होता है, मस्तिष्क, हृदय, आँख। ठीक है, या ए और बी दोनों में। तो आपका मस्तिष्क में भी होता है, हृदय में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के किस अंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ए और बी दोनों में। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल, चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। आंख बंद करके लगा देना, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, आंख बंद करके लगा देना, फ्लेमिंग। बस इतना ही पढ़ना है आपको, और इसके अलावा कुछ भी पढ़ना नहीं है, क्योंकि सिलेबस से हटा दिया गया है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, विभवांतर होता है वोल्ट का, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही है। ये किसका होता है, चुंबकीय फ्लक्स का। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक अभी बताया क्या होता है आपका, वेबर। ठीक है, समझ में आ गया, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। आगे 100 निम्नलिखित में कौन विषमपोषी नहीं है, फफूंदी, फीताकृमि, ईस्ट या मनी प्लांट। तो कौन सा आपका जो है विषमपोषी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, कौन, मनी प्लांट। ये थे आपके 110 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके एग्जाम में भर भर के आते हैं, इस बार भी आएंगे। तो आप लोग इन सभी को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग लघु प्रश्नों की तरफ। ठीक है, चलिए, तो वीडियो को एक बार फिर शेयर करेंगे और एक लाइक भी कर देंगे। ठीक है, अगर आप पहली बार आए हों, जो मेरे भाई बहन ने नहीं देखा है वो बाद में वीडियो को देख लेंगे। ठीक है, चलिए, महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है, संयोजन तथा विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एकल उत्पाद बना लेते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें जो है अपने से जो अधिक क्रियाशील होता है दूसरे तत्व को क्या कर देता है, हटा देता है। ठीक है, इस तरह से आप सबकी परिभाषा लिख सकते हो। उष्माशोषी क्या होता है, उष्माक्षेपी क्या होता है, उदाहरण सहित आपको समझाना है। उष्माशोषी में उष्मा अंदर की तरफ जाती है, उष्माक्षेपी में उष्मा बाहर की ओर जाती है। इतना आप लिख देना, आराम से उदाहरण भी दे देना। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद खनिज तथा अयस्क में अंतर, इसको आप तैयार कर लेना। ठीक है, इन सभी को तैयार कर लेना। अगर आप कमेंट में PDF के लिए बोल दोगे तो इसकी PDF में डाल दूंगा, ये हमारा नंबर है। ठीक है, इस पर आप कर लेना। ठीक है, ये समझ में आ गया, PDF मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबके आंसर की मैं आप बताओगे तो मैं सबकी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, एसिडीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इसको तैयार करना है। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को उदाहरण से ही समझाइए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुलीकरण अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आप आक्सीय तथा अनाक्सीय श्वसन में अंतर लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रुधिर तथा लसिका में भिन्नता बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार करना। धमनी और सिरा में 4 अंतर, तैयार कर लीजिएगा। हीमोग्लोबिन क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, श्वसन क्रिया में इसकी क्या भूमिका है, आप लोग तैयार कर लेना। अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में 4 अंतर बताइए। ठीक है, ये आपको तैयार करना है। और परागण तथा स्वपरागण में अंतर, ये भी आपको तैयार कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है, बाकी इसके न्यूमेरिकल्स में आपको डेली वीडियो दे रहा हूँ, आप वहाँ से न्यूमेरिकल्स भी तैयार कर सकते हो आंकिंग प्रश्न, क्योंकि इस बार जो आंकिक प्रश्न ज़्यादा आएंगे और आपकी थ्योरी जो है कम आने वाली है। तो आप लोग तैयार जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोला गया है कि परिवार नियोजन की स्थायी तथा अस्थायी विधियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, स्थायी तथा अस्थायी विधियों का उल्लेख करना आपकी परिवार नियोजन, या आप जनसंख्या नियंत्रण भी इसी पर लिख सकते हो। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से क्या तात्पर्य, इनके नियमों को भी समझाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। मनुष्य की आँख के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु से क्या तात्पर्य, स्वस्थ आँख के लिए इनकी स्थिति भी बताइए। ठीक है, यानी कि निकट बिंदु स्वस्थ आँख के लिए कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु अनंत पर होता है। ये सब आपको लिखना है। दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, निकट की वस्तु जो है साफ दिखाई नहीं देती है। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के प्रयोग करते हैं। ठीक है, 18वां विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक भी तथा सूत्र भी लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार करना।
ओम के नियम को परिभाषित कीजिए, इसके प्रयोगी सत्यापन के लिए किरण आरेख भी बनाइए। ओम का नियम क्या कहता है? तो विद्युत धारा क्या है? आवेश प्रवाह की को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पीयर होता है। सूत्र होता है आई बराबर बी बटे आर, ठीक है, या आई बराबर होता है आपका क्यू बटे टी, मात्रक होता है एम्पीयर। ओम के नियम को परिभाषित किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर बी तथा उसमें बहने वाली विद्युत धारा आई के समानुपाती होता है। बी समानुपाती आई और बी बराबर होता है आई आर। आर का एक नियतांक है जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। बी तथा आई के बीच खींचा गया ग्राफ आपका एक सरल रेखा में प्राप्त होगा, ठीक है। इस तरह से आपका प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप तैयार कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तैयार कर लेना। चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है? चुंबकीय बल रेखाओं के गुण भी आपको लिखने हैं। इसके बाद 1 किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए, अभी मैंने बताया है वैसे आप लिख देना। उत्सर्जन किसे कहते हैं? मनुष्य के वक्र की संरचना का नामांकित चित्र की सहायता से समझाइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। 23 प्रश्न है, इन सभी को आप तैयार कर लेना। एग्जाम में इन्हीं में से आपको देखने को मिल जाएगा, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। आप बढ़ चलते हैं हम लोग इसके लिए महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। पहला प्रश्न, आप बड़ विक्षेपण से क्या तात्पर्य? प्रिज्म द्वारा शोषित प्रकाश के बड़ विक्षेपण का कारण बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तैयार कर लेना। किस रंग के लिए प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है, ठीक है। ये सब आप तैयार कर लेना। एक उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के मध्य 2f पर अनंत पर रखी है, तो इन स्थितियों के किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब का बनना दर्शाइए, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तैयार कर लेना आप लोग। मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, द्विसंकर क्रूज, ठीक है। ये सब आपके नियम है, 3 नियम है, तीनों आप याद कर लेना, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक ना एक आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद नर तथा मादा जनन अंगों का सचित्र वर्णन। नर का और मादा का जनन अंगों का सचित्र आपको वर्णन करना, उसको आप जरूर बना लेना, बार बार प्रैक्टिस कर लेना। 6 अंक के आपके आने वाले हैं, ठीक है। चलिए, 5वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। बोला गया है कि कायिक प्रवर्धन से किसे कहते हैं? इसकी विधि का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, आप तैयार कर लेना। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश एवं CO2 आवश्यक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तैयार करना। बाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं? पर्णरंध्र की संरचना तथा इसके कार्य का वर्णन कीजिए, तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किण्वन साबुनीकरण, ठीक है। तो ये 9 प्रश्न है, इन 9 दीर्घ को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 9 दीर्घ हैं, इन 9 दीर्घों को आप लोगों को तैयार करना है। तो बस आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। इसी तरह के वीडियोज में लाता रहता हूँ आपके लिए। मॉडल पेपर से भी मैं तैयारी कराता हूँ, आउट से लेकर आता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को आप लोगों ने अंत तक देखा और हमें सपोर्ट किया, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।